हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी बर्ड्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है उत्सर्जन। आज हम देखेंगे उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन होता क्या है? जीवधारियों के शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जीवों की कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएँ होती रहती हैं। इन क्रियाओं में कुछ बेकार व विषैले पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन्हीं को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब हम देखेंगे मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं। तो पहला है हमारा वृक्क, जिसे हम किडनी बोलते हैं। यह मूत्र को बाहर निकालता है। सेकेंड है हमारा त्वचा, इसको इंग्लिश में स्किन बोलते हैं। यह पसीनों को बाहर निकालता है। थर्ड है हमारा यकृत, इसे हम लीवर बोलते हैं। यह अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है। फोर्थ है हमारा फेफड़ा, जिसे हम लंग्स बोलते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकालता है। आइए देखते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेने वाले तंत्र को यानी अंग को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। आइए देखते हैं उत्सर्जन तंत्र के कितने भाग होते हैं। पहला होता है वृक्क, दूसरा मूत्रवाहिनी, तीसरा मूत्राशय और चौथा मूत्र मार्ग। आइए सबसे पहले हम वृक्क के बारे में देखते हैं। इसको किडनी बोलते हैं इंग्लिश में। यह मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। यह सेम के बीज की आकृति का होता है। इसका रंग गहरा भूरा और लाल होता है। इसका वजन लगभग 140 से 150 ग्राम होता है। वृक्क के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। वृक्क यानी किडनी कमर के ऊपर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होता है। वृक्क ही रक्त की प्रमुख छन्नी होती है तथा यह मूत्र का निर्माण करती है, यानी कि ये यूरिन का फॉर्मेशन करती है। मनुष्य में दायां वृक्क बाएं वृक्क से कुछ नीचे तथा कुछ पीछे स्थित होता है। अर्थात जो दायां वृक्क होता है वो बाएं वृक्क से नीचे और पीछे स्थित होता है। वृक्क के प्रमुख रूप से दो भाग होते हैं। पहला कॉर्टेक्स, दूसरा मेडुला। आइए कॉर्टेक्स और मेडुला के बारे में हम देखते हैं। आइए देखते हैं कॉर्टेक्स होता क्या है। यह वृक्क का बाहरी भाग होता है। इस भाग में नेफ्रॉन का कुछ भाग जैसे कोशिका गुच्छ, जिसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, वो पाया जाता है। आप लोग को डायग्राम में कॉर्टेक्स दिख रहा होगा, जिसमें कि मेडुला पाया जाता है। आइए देखते हैं मेडुला होता क्या है। यह वृक्क का भीतरी भाग होता है। यह शंकु के समान रचना होती है इसकी। मेडुला में दोनों तरफ वृक्क धमनी तथा वृक्क सिरा पाई जाती है। प्रत्येक वृक्क यानी जो किडनी होता है वो वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। अर्थात जो किडनी होता है उसमें 1 मिलियन यानी 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। आगे हम देखेंगे नेफ्रॉन को डिटेल्स में, लेकिन अभी हम देखते हैं सेकंड क्या है हमारा मूत्रवाहिनी, जिसको यूरेटर्स बोलते हैं। शरीर में 2 मूत्रवाहिनी पाए जाते हैं। यह दोनों वृक्क से जुड़े होते हैं। अर्थात ये दोनों जो मूत्रवाहिनी होते हैं वो वृक्क यानी किडनी से जुड़े होते हैं। मूत्रवाहिनी की लंबाई लगभग 25 से 30 सेमी होती है। मूत्रवाहिनी मूत्र को यानी यूरिन को वृक्क से मूत्राशय तक लाने का कार्य करती है। थर्ड है हमारा मूत्राशय, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। मूत्राशय पेशियों से बना एक खोखला अंग होता है। यह मूत्र को कुछ समय तक एकत्रित करके रखता है। एक सामान्यतः मूत्राशय 300 से 600 ml मूत्र एकत्रित कर सकता है। लास्ट है हमारा मूत्र मार्ग, इसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं। यह उत्सर्जन तंत्र का अंतिम भाग होता है। यह मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। डायग्राम आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। अब हम देखते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होता क्या है? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। आइए देखते हैं नेफ्रॉन का डायग्राम अर्थात नेफ्रॉन का चित्र। आप लोग चित्र को आसानी से देख पा रहे होंगे। नेफ्रॉन का जो डायग्राम होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम देखते हैं नेफ्रॉन की संरचना। तो फर्स्ट है हमारा ओमेन संपुट यानी ओमेन कैप्सूल्स।
प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्यालीनुमा रचना होती है, उसे वोमेन संपुट बोलते हैं। अर्थात प्यालीनुमा अर्थात एक कप के आकार जैसी संरचना होती है, उसे वोमेन संपुट बोलते हैं। सेकेंड है हमारा केशिका गुच्छ, जिसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं। केशिका गुच्छ जो होता है वो कई पतली पतली केशिकाओं के गुच्छों से मिलकर बना होता है। यह रक्त को फिल्टर करने का कार्य करता है। डायग्राम आप लोग देख रहे होंगे वोमेन संपुट का और केशिका गुच्छ का। केशिका गुच्छ दो प्रकार की धमनिकाओं से मिलकर बना होता है। पहली होती है अभिवाही धमनिकाएं, सेकंड होती हैं अपवाही धमनिकाएं। तो पहले हम देखेंगे अभिवाही धमनिकाएं के बारे में। ये रक्त को केशिका गुच्छ में पहुंचाती हैं। ये जो धमनिकाएं होती हैं ये रक्त को केशिका गुच्छ में पहुंचाने का कार्य करती हैं। सेकंड होता है जो वो है अपवाही धमनिकाएं। ये धमनिकाएं रक्त को केशिका गुच्छ से वापस लाती है, अर्थात जो रक्त आया हुआ है उसे वापस ले जाती है। थर्ड है हमारा रीनल कार्पसल्स। केशिका गुच्छ तथा उमेन संपुट यानी उमेन कैप्सूल्स सम्मिलित रूप से रीनल कार्पसल कहलाता है। अगर केशिका गुच्छ और उमेन संपुट आपस में हैं, मिले हुए हैं, तो उसे सम्मिलित रूप से रीनल कार्पसल बोलेंगे। फोर्थ है हमारा समीपस्थ कुंडलित नलिका। यह नेफ्रॉन का भाग होता है। इसकी कोशिकाओं पर रसांकुर पाए जाते हैं, जिससे इस भाग का अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है, अर्थात किसी पदार्थ को अवशोषित करने की क्षमता बढ़ जाती है। फिफ्थ है हमारा हेनले लूप। समीपस्थ कुंडलित नलिका आगे जाकर एक यू आकार की नलिका रूप ले लेती है, जिसे हेनले का लूप कहते हैं। यह समीपस्थ कुंडलित नलिका तथा दूरस्थ कुंडलित नलिका को जोड़ने का कार्य करती है। इसकी लंबाई 30 mm होती है। यह मूत्र की सांद्रता को कम करने की मुख्य भूमिका निभाती है, अर्थात जो मूत्र की सांद्रता यानी यूरिन की सांद्रता होती है उसको कम करती है। अब हम देखेंगे दूरस्थ कुंडलित नलिका। हेनले लूप आगे चलकर दूरस्थ कुंडलित नलिका का रूप ले लेती है। यह ओमेन संपुट से दूर होती है, इसलिए इसे दूरस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। यह जल के पुनः अवशोषण में मदद करती है। लास्ट है हमारा संग्राहक वाहिनी, जिसे हम संग्रह नलिका भी बोलते हैं। यह नेफ्रॉन का सबसे अंतिम भाग होता है, जो मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है। अब हम देखेंगे वृक्क में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। वृक्क में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि 3 चरणों में पूरी होती है। पहला है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ एक छन्नी की तरह कार्य करता है। केशिका गुच्छ की कोशिकाओं से रुधिर का तरल भाग छनकर वोमेन संपुट में आ जाता है। इस प्रक्रिया को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। इसमें यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज तथा अनेक लवण होते हैं। अर्थात इस चरण में क्या होता है, इसमें जो यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज और अनेक लवण होते हैं, बड़े बड़े जो पदार्थ होते हैं यानी कण होते हैं, ये इस चरण में फिल्टर होते हैं। सेकेंड है हमारा वाहिकीय पुनरावशोषण या ट्यूबुलर पुनरावशोषण। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद यानी केशिका गुच्छ के बाद अब उपयोगी पदार्थ जैसे खनिज लवण, ग्लूकोज आदि को अवशोषित कर लेता है और दूषित या अनावश्यक पदार्थ को आगे भेज देता है। अर्थात इस चरण में जो बड़े बड़े जो छोटे छोटे कण होते हैं जैसे खनिज लवण, ग्लूकोज आदि अवशोषित कर लिए जाते हैं और दूषित और अनावश्यक पदार्थ बचते हैं यानी हानिकारक पदार्थ बचते हैं, वो दूसरे यानी तीसरे चरण में भेज दिया जाता है। थर्ड है हमारा वाहिकीय स्रावण या ट्यूबुलर स्रावण। अब छने हुए अपशिष्ट यानी हानिकारक पदार्थ को मूत्रवाहिनी में भेज दिया जाता है और मूत्रवाहिनी से मूत्राशय तथा मूत्राशय से मूत्रमार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम देखेंगे उत्सर्जी पदार्थ होता क्या है।
शरीर में बने हानिकारक पदार्थ उत्सर्जित पदार्थ कहलाते हैं। मानव का उत्सर्जित पदार्थ होता है यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, मल, पसीना और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और पौधे का उत्सर्जित पदार्थ होता है गोंद, जो कि बबूल के पौधे से मिलता है, रेजिन, जो कि चीड़ के पौधे से मिलता है, लैक्टस, जो कि पीपल, बरगद और कनेर के पौधे से मिलता है। अब हम देखेंगे मूत्र के बारे में। मूत्र को इंग्लिश में यूरिन बोलते हैं। मूत्र का रंग हल्का पीला होता है और अम्लीय होता है। इसका pH मान 6 होता है। मूत्र में यानी हमारे यूरिन में 96% जल पाया जाता है, 2% यूरिया पाया जाता है और 2% लवण और अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। 100 ml रक्त में 30 mg यानी मिलीग्राम मूत्र पाया जाता है यानी यूरिन पाया जाता है। मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम एक वर्णक होता है जो कि हीमोग्लोबिन के विखंडन से यानी टूटने से बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।